देन आता है हम सीड बेड एंड नर्सरी बेड या नर्सरी बेड। जनरली द शेप एंड साइज ऑफ द बेड इज डिपेंड ऑन द रेक्टेंगुलर साइज। रेक्टेंगुलर में हम लोग जनरली जो यूज करते थे ब्रिटिश काल में क्योंकि था तो 40 बाई 4 फीट 40 फीट बाई 4 फीट मतलब लंबा ऐसा 40 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा मतलब 12.5 मीटर बाई 1.25 मीटर। अभी क्योंकि मीट्रिक सिस्टम आ गया है तो हम लोग इसको 10 बाई 1 का जनरली यूज करते हैं। 10 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा और दोनों के बीच में आप अभी देख रहे हैं वीडियो में ये स्पेसिंग छोड़ते हैं 1 फीट का जिसमें कि हम क्या आ सके। इसका सबसे पहले हम चूने से लेआउट देते हैं। आपने देखा इसमें चूने से हम लेआउट दिए। इस लेआउट को देने के बाद हम इसमें कोशिश करेंगे कि हमको किस प्रकार का चाहिए बेड, राइज बेड, सर्कुलर बेड या लेवल बेड। रेज बेड हम वहां बनाते हैं जहां पे पानी अत्यधिक मात्रा में गिरता है तो सीडिंग डैमेज ना हो और वाटर लॉस की कंडीशन ना हो, इसी कारण से हम रेज बेड बनाते हैं। रेज बेड में जो भी आपने आपको दिखाया बीच में आप देख रहे हैं हमने वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि ये रेज बेड बना रहे हैं। मिट्टी को फावड़े से उठा के बनाते जा रहे हैं और बीच में जो 20 सेंटीमीटर बेड बन रहा है ये फ्लोर जो बन रही है ये फ्लोर एक्सपेंशन पार्ट है। सेम एज इट इज सनकन बेड में जो आपने डिजाइन देखी उसी डिजाइन में यहाँ पे मिट्टी को उठाते नहीं है, इसमें गड्ढे से मिट्टी को पलट देते हैं। ये ड्राई कंडीशंस में जहाँ पे ड्राई एरिया होते हैं यहाँ पे रेनफॉल 500 mm से कम होती है वहां पर हम उसको सनकन बेड का कांसेप्ट यूज करते हैं। और इसके कंडीशन में हमने रेज बेड पे 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर किया था। इसमें गड्ढा करके इस मिट्टी को फरो पे लेके जाते हैं इस बेड में। नॉर्मल बेड जहाँ नॉर्मल रेनफॉल होता है इस पे ग्राउंड पे रहता है। जो आपने लेआउट देखा लेआउट में ही हम जैसे अभी आपने लेआउट में देखा लेआउट पे ही हम काम कर देते हैं, मदर बेड बना देते हैं। देन सरफेस ऑफ द बेड, सरफेस ऑफ द बेड जो है अभी आपने इसमें वीडियो में भी देखा होगा सरफेस प्लेन रहता है, हॉरिजॉन्टल एकदम वर्टिकली प्लेन। अदरवाइज हल्का सा कैम्बर मतलब ढलान होता है, शोल्डर से दोनों साइड ढलान कैम्बर क्या बना देते हैं जिससे कि पानी इसमें ना रुके। और इसमें हम परफेक्टली फ्लैट करने के बाद वेल ड्रेन्ड हो जाए, अच्छे तरीके से पानी निकलने का निकासी हो जाए। सॉइल वर्किंग फॉर द नर्सरी, सॉइल वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है क्योंकि पानी जो है वाटर लॉस की कंडीशन होगी तो मैक्सिमम सीडलिंग्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीडलिंग वाटर लॉस की कंडीशन में खत्म हो जाती है। एक दूसरी बात डैम्पिंग ऑफ की भी प्रॉब्लम आती है। यदि मॉइस्ट ज्यादा देर तक बना रहेगा तो डैम्पिंग ऑफ भी आता है। इसीलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो भी वाटरिंग कर रहे हैं वो वाटरिंग एक्सेस वाटर वहां पे ना रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं बेड जो भी बनाते हैं जो अभी हमने आपको दिखाया डिजाइन देनी बेड की डिजाइन देने के बाद इस बेड से 40 से 50 सेंटीमीटर इतना गहरा गड्ढा खोदते 1.5 फीट से 2 फीट गड्ढा खोद के पूरी मिट्टी को हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उस मिट्टी को हम में से बोल्डर, पेवर्स, ग्रेवल्स आदि को छांट देते हैं और इस मिट्टी को हम 15 से 50 दिन तक बाहर छोड़ देते हैं वेदरिंग के लिए। सनलाइट से वेदरिंग हो जाती है जिससे कि उस मिट्टी के अंदर इंसेक्ट के कोई भी लार्वा, प्यूपा या हायर लेवल में इंसेक्ट होगा तो वो इंसेक्ट खत्म हो जाए। इसके बाद यदि हमको ऐसा लगता है कि इस सॉइल में पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस है तो उस कंडीशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड से इसको स्टेलाइज भी कर लेते हैं। नहीं तो फिर हम जितनी भी इंसेक्टिसाइड है या टर्माइट्स या प्लांट सेल हमको दिखते हैं तो हम क्लोरोपाइरिफॉस का उपयोग करके उसमें बेस में इंसेक्टिसाइड उपयोग कर लिए। और उसके बाद मिट्टी में सॉइल की परसेंटेज को की परसेंटेज को देखते हुए हम सॉइल में सैंड मिलाना है या क्ले मिलाना है, ये डिपेंड करेगा कि हमको लोमी सॉइल किस रेशियो पे बनना है, वहां ओरिजिनल मिला किस हिसाब की है उसके हिसाब से हमको क्ले मिलाना है कि सैंड ज्यादा मिलाना है। ये डिपेंड करते हुए हम उसकी बेड में वापस प्रॉपर टेक्सचर में लाते हुए सॉइल को वापस हम मिट्टी गोबर खाद के साथ वापस हम पिट में या बेड में कर देते हैं। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा बेड जो नर्सरी बेड है या मदर बेड बोला जाए ये हमारा ट्रीटेड बेड हो जाता है।
हमने नर्सरी में किस हिसाब से हमने उन चीजों को बना लिया कि हमने डिजाइन की रेज बेड बनाना है कि सेंटर बेड बनाना है, ये लास्ट के 10 से 15 सेंटीमीटर भी डिपेंड करता है कि हम उसको कैसा ट्रीटमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है mycorrhiza। mycorrhiza is a fungal association with the tree plants, tree roots। इसमें आपकी जितने भी मैक्सिमम, इतने भी तो नहीं, मैक्सिमम ट्री प्लांट्स में इसका एसोसिएशन होता है। ये एसोसिएशन सिम्बायोटिक सिस्टम है जिसमें फंगस जो होती है, फंगस अपने रूट के ग्रोथ में आ जाती है और रूट के साथ रूट को कवर दे देती है और सरफेस एरिया बढ़ जाने से प्लांट के लिए वो सेवरल टाइप्स ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, जिसके कारण से प्लांट की ट्री ग्रोथ फास्ट होती है। इसलिए हमको नर्सरी के केस में हमको mycorrhiza को जरूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, क्योंकि सीडलिंग जैसे आपका होगा, सीडलिंग में ही mycorrhiza आ जाएगा, फील्ड में जब भी पौधा जाएगा तो ऑटोमेटिक उसकी ग्रोथ फास्ट होगी। ये बेसिक टेक्निक है, जिसके बाद आप देखेंगे कि मौके पे आपकी नर्सरी से गया हुआ पौधा फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। कारण छोटी छोटी सी बातें होती है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक बहुत छोटी सी बात है कि यदि हमने उसको इंक्यूबेशन किया हुआ है, इंक्यूबेशन का रिजल्ट जो है वो मौके पे दे रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती है जिनका कि वाटर लॉक कंडीशन में खत्म हो जाते हैं, उनको कैसे नहीं मालूम नहीं, ये छोटी सी बात है कि यदि हम उसको टेस्टिंग करके निकाल दी और वहां पे हमने क्लियर कर लिया है तो वाटर लॉक कंडीशन कभी नहीं आएगी। उस बेड पे आप कुछ भी लगाएं, वाटर लॉक कंडीशन नहीं आएगी, अर्थात सीडलिंग आपकी कभी भी नहीं खत्म होगी। अब इसमें बेसिकली mycorrhiza दो टाइप के होते हैं, या बेसिकली तीन रूल है। बेसिकली तो दो ही होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, और तीसरा होता है एक्टोएंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा जनरली कोनिफर्स में पाया जाता है। एक्टोमाइकोराइजा में आपका जो mycorrhiza का माइसीलियम है, फंगई है एक्चुअली, तो जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम इंटरसेलुलर होता है, जिसके कारण से ये नॉर्मली कोनिफर्स में पाया जाता है। कुछ पाइन की फैमिलीज में है, पाइनीज में है, एंजियोस्पर्म में लाइक फ्रेगेंसी, यूटिलिएशिया, बहुत सारी स्पीशीज में भी पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा सोरिया रोबस्टा, साल एंड यूटिलियस, ये दो प्लांट में भी एक्टोमाइकोराइजा का एसोसिएशन पाया गया है। एंडोमाइकोराइजा मोस्टली हर्ब्स एंड वुडी प्लांट्स में, और खासतौर से जिम्नोस्पर्म जैसे थूजा, टेक्सस, टेक्सोडर्म, यूपिरस, ऐसे कई प्रकार की स्पीशीज में ये पाया जाता है। एंडोमाइकोराइजा, ये दोनों टाइप का माइकोराइजा होता है, जिसमें एक कॉम्बिनेशंस में रहता है, तो रहता है। इसके बाद हम आते हैं मेथड ऑफ सोइंग। जब हमने बेड तैयार करेंगे, उसमें हमने अपने प्रॉपर सारी चीजें हो गई बेड की, बेड तैयार होने पर हमारा जो भी बीज होगा, हम उसको बीज को डालने के दो तीन प्रकार होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिबलिंग, ड्रिलिंग। ब्रॉडकास्टिंग अर्थात छिटकना, तो नॉर्मल जैसे हमने बताया 10 बाई 1 का बेड रहता है, ऐसा लंबा छिटकते चले जाते हैं और उसके बाद उस बीज को या तो चाहे तो किसी मिट्टी से और नहीं तो पैरा से उसको ढक देते हैं। ड्रिबलिंग और ड्रिलिंग में इस टाइप के पैक्स वाला होता है, ऊपर से गड्ढा रहता है, जिसको हमने मिट्टी में दबाया, यहाँ दोनों गड्ढे में सीट डाल दी, जिसका उसको निकाल दिया। अगली जगह पे ये ऐसा चौको टाइप का बनता है, जिसमें हमारे पैक्स बने रहते हैं, पैक में गड्ढा रहता है नीचे, तो वो सीट डाले और फिर हमने उसको उठा लिए तो वो गड्ढे के अंदर सीट चल जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के एडवांटेज या डिसएडवांटेज ओवर ड्रिलिंग ऑफ द सोइंग। ब्रॉडकास्टिंग नॉर्मली हम बड़े सीट के लिए करते हैं, यदि हमको छोटा सीट यूज करना हुआ, जैसे एडेना कार्डिफ्लोरा हुआ या फिर फिलिप्टस कवर, जो बहुत माइन्यूट सीट होते हैं, इनके लिए हम मिट्टी या रेत मिलाकर हम छींटते हैं। इसके कंडीशन में, छींटने के कंडीशन में हमारे साथ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है वो होता है बहुत ज्यादा डेंस हो जाने से
तीसरी बात, जब हम इसको ब्रीडिंग या कोई चीज इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं तो हमको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सीडलिंग बहुत हम जब ड्रिलिंग या ड्रिलिंग की बात करते हैं तो ड्रिल की कंडीशन में जो ये दो पौधों के बीच की स्पेस है या जो दो सीड के बीच की स्पेस है, इसको हम स्पेसिंग कहते हैं, ये मेंटेन होता है, जिससे कि एक प्रत्येक सीडलिंग की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर होती है। एक दूसरी बात, नंबर ऑफ सीड्स तो कम लगते हैं। तीसरी बात, इसमें ब्रीडिंग या कोई भी ऑपरेशन आसान होता है। हमको ये पता चल जाता है कि इसमें मोटिलिटी किन कारणों से या क्या है, जैसे डैम्पिंग ऑफ है, नर्सरी का मेजर प्रॉब्लम है डैम्पिंग ऑफ, दिस इज ड्यू टू बैक्टीरिया एंड फंगी। तो ये सारी चीजें हमको चेक करनी रहती है। यदि हम प्रोटोकॉल में जाएंगे तो उसमें पता तो चलता है और कठिन होता है, ऑपरेशन होते होते तक काफी टाइम लगता है। जबकि हम ड्रिलिंग या ड्रिलिंग से जब हम करते हैं तो हमको वीडिंग आसान होती है, डिसीजेस हमको आसान होती है और चीजें हमको हमारे एंड पे होती है और जनरेशन बहुत अच्छा होता है। अब बात आती है यहाँ पे बीज को हम कितनी बुआई करें, कितनी गहराई के बीज को बुआई करें। गहराई, उसकी बीज की गहराई सीधा सीधा संबंध होता है बीज की साइज से। क्यों? क्योंकि जितना छोटा बीज होगा उसका प्लूम उतना ही छोटा रहेगा नॉर्मली, सामान्यतः। कुछ कुछ केस को छोड़ के कभी कभी बड़ा भी प्लूम निकलता है, बट परंतु सामान्यतः बीज के आधार पे ही प्लूम होता है। जैसे बहुत माइन्यूट सीड होंगे तो प्लूम बहुत छोटा होगा, अर्थात उसको सीडलिंग निकलने में 2.5 से 5 mm, माइन्यूट सीड के केस में 2.5 से 5 mm कुल, यदि इतनी ही डेप्थ में हमको उस बीज की बुआई करनी है। इससे ऊपर 5 mm से यदि ऊपर हम मिट्टी या कोई भी चीज पे रख देते हैं तो प्लूमोल तो निकलेगा, सीड तो जर्मिनेट हुआ, प्लूमोल निकला, बट चूंकि ये सनलाइट या कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो वो वहीं खत्म हो जाएगा, आप सीडलिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए यदि सीड की सोइंग 5 mm से कम हो गई, ज्यादा हो गई, तो वो बीज जर्मिनेट होने के बाद भी सीडलिंग नहीं कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी प्रकार से बड़े सीड होते हैं, उनका प्लूम बड़ा होता है। यदि हम बड़े जैसे टेक्नो ब्रांडिस साबुन, यदि हम इसको ऊपर या इसकी जैसे प्लूम होती है, इसकी डेप्थ ऑफ सोइंग होती है 5 सेंटीमीटर, यदि हम इसको ऊपर बुआई कर दें तो क्या होगा? रूट पैड में जाने की दिक्कत होगी, रूट तो जाएगी, कॉलर पर ऊपर है, जिसके कारण से इसका जो डेवलपमेंट है हो जाता है। इसीलिए सोइंग ऑफ द सीड, डेप्थ ऑफ द सीड सोइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाइन्स में 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर विभिन्न स्पीशीज में अलग अलग जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हाईलाइटिंग फैक्टर है जिसको कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज हमारा सीड जर्मिनेट हुआ, आपका समय जाता है, पैसा जाता है, मेहनत जाती है, सारी चीज बर्बाद हो जाएगी यदि आप छोटी सी बात को ध्यान नहीं रखते हैं। देन आता है हमारी क्वांटिटी ऑफ सीड, हमको एक बैग पैड में कितनी बीज की बुआई करनी है। नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं weight of the seed required in a gram, A including divided by P into N into 100।
उसी के बाद तो अवॉइड कर सकते हैं, उसके पहले तो अवॉइड नहीं कर सकते। और यदि उसके पहले अवॉइड करना है तो हमको पिछले साल में आया हुआ बीज की अवॉइड करनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको कब करना है, टाइम ऑफ सोइंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि वो बीज फ्रेश बीज मई में आना है और यदि मुझे उसकी नर्सरी या तैयारी उसकी फरवरी में करनी है, अर्थात मुझे पिछले साल के बीज का उपयोग करना है, पिछले साल के बीज का उपयोग करना है, तो हमको उसको कितना उपयोग करना है, क्योंकि वायबिलिटी जो है, वायबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड होती है इसकी जर्मिनेशन से। वायबिलिटी मतलब जिंदा है, कितने दिन तक कुछ जीवित रहता है सीड जर्मिनेट होने के, उसको हम वायबिलिटी कहते हैं। जैसे सागवान पे अपना साल है, नीम है, इनकी वायबिलिटी बहुत शॉर्ट होती है, हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम 10 डेज। आम है, मेडिकल इंडिका, बहुत कम कंडीशंस में इनकी वायबिलिटी होती है। डिप्लोटेरस है, इसकी भी वायबिलिटी बहुत कम होती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीसीज है। कुछ की वायबिलिटी 2-3 साल तक रहती है, कुछ बीज की। तो और इस वायबिलिटी के साथ साथ आप कैसे स्टोरेज किया है, किस प्रकार के मॉइस्चर कंटेंट या किस कंडीशन में, ड्राई फूड कंडीशन में आपने रखा है, प्रॉपर मॉइस्चर कंडीशन है, तो सीड लंबा सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। अदरवाइज वो सीड की वायबिलिटी कम हो जाएगी, देन आपको नंबर ऑफ सीड्स या क्वांटिटी ऑफ सीड बढ़ाना पड़ेगा, तो या फिर फ्रेश सीड पे जाएं। इसीलिए टाइम ऑफ सोइंग इंपॉर्टेंट होता है। ये डिपेंड करता है कब वो सीड अवेलेबल हो रहा है, देन उसकी वायबिलिटी क्या है। उसके बाद फिर आता है साइज ऑफ द प्लांटिंग स्टॉक को गाइड, वो कितनी साइज का चाहिए है, छोटा चाहिए, 1.5 फीट का चाहिए, 2 फीट का चाहिए या 5 फीट का चाहिए, टाल प्लांट चाहिए। तो ये डिपेंड करता है उसकी ग्रोथ, कौन सी किस स्पीसीज का हम उपयोग करने जा रहे हैं, उस स्पीसीज की ग्रोथ रेट क्या है, उस ग्रोथ रेट के आधार पर ही ये डिपेंड होता है। लोकेलिटी एंड इट्स साइट फैक्टर सिंपल है, आप भी समझ रहे हैं किस प्रकार की साइट है, सैंडी लोम है, पानी है, अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, इन सारी चीजों पे भी ये टाइम फैक्टर डिपेंड करता है। देन आता है सीड ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नर्सरी में। ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वाटर ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सीड सोइंग डेप्थ ऑफ सीड सोइंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सामान्यतः सीड का जो ऊपर का कोट होता है, सीड कोट अपन जिसको बोलते हैं, यदि ये बहुत हार्ड है तो बीज को जर्मिनेट होने में काफी टाइम लगता है, या कई बार जर्मिनेशन पूरा होता है, जैसे सीड कोट बहुत हार्ड होता है, 4 चैम्बर में उसका सीड होता है, उस सीड को जर्मिनेट ही नहीं हो पाता है उसके हार्डनेस के कारण। कुछ सीड्स में जैसे आपका बोलना चाहिए अकेसिया का जिचू है, बबूल है, अकेसिया मिलोटिका है, एनिचिया होता है, इनकी सीड्स के कोट तो नॉर्मल होते हैं, हमको इसमें अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट का उपयोग करना पड़ता है। जैसे सोकिंग ऑफ द बॉइल्ड वाटर या हॉट वाटर या कोल्ड वाटर, डिपेंड्स 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे किस प्रकार की स्पीसीज है, उस स्पीसीज के आधार पे उनके सीड कोट के आधार पे ये ब्लूमून निकलने में उसको कितना टाइम लगेगा। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि हम उसको पौधे में पानी को नीचे उतार के रखें, उसमें हमने बीज डाल के डिप कर दिए, 24 घंटे छोड़ दिए, नेक्स्ट है पानी को हटा दिए, निकालने के बाद सीड्स निकाल देते हैं। कुछ में 12 घंटे करना पड़ता है, कुछ में 6 घंटे करना पड़ता है, कुछ में सामान्य वाटर में भी हम फ्री सोकिंग कर देते हैं, और कुछ में हमको वेदरिंग की आवश्यकता पड़ती है, जैसे टेक्नोक्राइटिस की सीड में वेदरिंग हमको इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें बहुत हार्ड कोट होता है। वेदरिंग की सिंपल प्रोसेस है, डिप करते हैं, डिप करने के बाद सुखाते हैं, फिर डिप करते हैं, ये प्रोसेस हमको 7-8 बार करनी पड़ती है, और इसके बाद फिर उसको चला के वेदर करना पड़ता है, जिससे उसका हार्ड कोट है ये चैम्बर टूट जाता है, टूट जाने के बाद उसका जर्मिनेशन स्टार्ट जाता है। कई बार ये तो हुए फिजिकल मैकेनिकल टाइप के ट्रीटमेंट, कई बार हम केमिकली ट्रीट भी करते हैं सीड्स को, कुछ केमिकल ऐसे हैं या HNO3, इनका उपयोग करके भी हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। नॉर्मली हम उनका उपयोग नहीं करते क्योंकि दे आर
फंजीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। फंजीसाइड्स नॉर्मल पैथोजेंस के लिए हम उपयोग करते हैं और इंसेक्टिसाइड आंट्स हैं, टर्माइट्स हैं, इनके लिए। तो सीड्स को जब हमने वो कर दिया, ट्रीट कर दिया, अब फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट जो भी हम बोले, उनको हमने वाटर सोकिंग करने के बाद